फर्ज कीजिए कि आप वोट डालने गए हों और आपके सामने दो ईवीएम रखे हों, एक लोकसभा के चुनाव की और दूसरे विधानसभा के चुनाव की, तो आप समझ जाइएगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या प्रावधान हैं, संविधान में इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है कि नहीं, इसको लाने के लिए क्या कुछ इसके गुण हैं, क्या कुछ इसके दोष हैं, इन सब पर बात करेंगे। आप थोड़ा बने रहिएगा धैर्य के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके पहले भी इसके तहत अपने देश के शुरुआती 3 पंचवर्षीय चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही कराए गए थे, जिनमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। उसके बाद में कई बार क्या हुआ कि जो गठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद में पार्टियां अलग हो गई, हंग असेंबली हो गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद में चुनाव हुए मध्यावर्ती चुनाव। मध्यावर्ती चुनाव के बाद में जो नई सरकार बनी वो फिर 5 साल तक के लिए बनी। तो इससे अपने देश का वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद में जब 2023 में 2 सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी केंद्र सरकार द्वारा बनवाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उस कमेटी में अमित शाह जी भी मौजूद थे, उस कमेटी में अर्जुन राम मेघवाल थे, उस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी थे, उस कमेटी में गुलाम नबी आज़ाद भी थे। तो पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता उसमें शामिल थे। उस कमेटी ने इस पर रिसर्च किया 6 महीना तक। इसके लिए सोचा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या इस देश में दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। उसके बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को मार्च 2024 में अपने देश की निवर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो रिपोर्ट सौंप दी गई। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में ये था कि अपने देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराने हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने हैं तो लगभग 18 संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि अपने देश को अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं और स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं, जैसे कि नगर निकाय चुनाव जो होते हैं और ग्रामीण निकाय चुनाव जिनमें ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, तो अगर स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिन के भीतर कराए जाएं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और उनके 100 दिन के भीतर ही इस देश की सारे स्थानीय निकाय चुनाव करा दिए जाएं, तो उसके लिए 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी। अब हम बात करेंगे वो संशोधन क्या होंगे। तो सबसे पहला संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 83 में और अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 83 में संशोधन करके जो संसद की अवधि है, संसद की अवधि में संशोधन किया जाएगा और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके विधानसभाओं की अवधि में संशोधन किया जाएगा। अब अवधि में संशोधन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मध्यावर्ती चुनाव होते हैं हंग असेंबली होने के बाद, तो जो नई सरकार बनेगी वो मात्र उतना ही शासन कर पाएगी जितना वक्त बचा होगा अगले वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव होने में। तो ये उस संशोधन करके उसका ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि साथ ही अनुच्छेद 324 ए में भी संशोधन करना पड़ेगा। 324 ए में संशोधन इसलिए करना पड़ेगा कि अगर जो क्षेत्रीय निकाय चुनाव है, यानी मतलब जो क्षेत्रीय निकाय चुनाव यानी ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं और जो नगर निकाय चुनाव है, अगर उनको भी एक साथ करना है तो उनको एक साथ करने के लिए 15 राज्यों की भी आवश्यकता होगी। 15 राज्यों की अनुमति लगेगी, 15 विधानसभाओं की अनुमति लगेगी। इसलिए 324 ए अकेले संसद नहीं पारित कर सकती है, उसके लिए 15 विधानसभाओं की भी अनुमति की आवश्यकता लगेगी। फिर संसद में एक संशोधन और होगा, वो होगा 325 में। अनुच्छेद 325 में संशोधन करके एकल जो एक कार्ड होता है जिसमें एक जो देश में जितने निर्वाचन करने वाले, इस देश में जितने मतदाता हैं उनकी जो सूची है, तो 325 अनुच्छेद 325 में संशोधन करके एकल सूची बनाई जानी है। अब जब ये अपने देश की निवर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जब ये पहुंचा, ये रिपोर्ट पहुंची, उसके बाद में ये रिपोर्ट गई अपने देश की केंद्रीय कैबिनेट में। केंद्रीय कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई। उसके बाद में ये रिपोर्ट अर्जुन राम मेघवाल ने इस रिपोर्ट को, इस बिल को पेश किया लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के अंदर पेश किया। अब संविधान में संशोधन होना है।
संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे, उसके बाद में ही वो कानून बन सकता है, उसके बाद में ही संविधान में संशोधन संभव है। लेकिन आप जानते हैं एनडीए की सरकार इस समय है और संविधान में संशोधन करने के लिए उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। जब लोकसभा में पहले गया ये बिल, तो लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। लेकिन चाहिए थे इस बिल को लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजने के लिए चाहिए थे 362। ये ना हो सका और ये बिल वहीं रुक गया। उसके बाद में जेपीसी बनाने के लिए अमित शाह ने कहा कि इसके लिए जेपीसी बनाई जाएगी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक साथ आकर आपसी सहमति बनानी होगी कि इस बिल को लाना है या नहीं लाना है। तो जेपीसी बना दी गई है। अभी ये बिल जेपीसी के द्वारा पारित नहीं किया गया है या निरस्त भी नहीं किया गया है। अब इस बिल के से क्या हानि है, क्या लाभ है, इन पे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अपने देश में आ जाता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है, इसके लिए पहले तो ये होगा कि कई सारी विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जाएगी और कई सारी विधानसभाओं की अवधि घटाई जाएगी, क्योंकि 2029 में एक साथ चुनाव कराने हैं तो इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में जो चुनाव 2025 के अभी हाल ही होने हैं, तो अगर ऐसे ही अगर इसकी अवधि घटाई नहीं जाएगी तो दिल्ली के अगले चुनाव होंगे 30 में, और 30 में चुनाव होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू कैसे होगा, शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए पहले तो निर्वाचन आयोग जो है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो चीफ हैं, उनको ज़्यादा शक्तियाँ इसमें दी जाएंगी। इस बात को लेकर लगातार जो है विपक्ष इसको अपोज कर रहा है। विपक्ष ने जब ये बिल पहुंचा लोकसभा के अंदर, तो विपक्ष ने लगातार इसको कहा कि ये जो बिल है ये संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। अब इस पर हम थोड़ा सा समझते हैं। अपने देश के संविधान का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्य को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता है। राज्य कई सारे नियम राज्य अपने खुद बनाता है, कई सारे नियम लोकसभा के भी राज्य में चलते हैं, लेकिन कई सारे नियम राज्य अपने खुद बनाता है। तो राज्य एक स्वतंत्र एक अलग इकाई है। तो अगर राज्य यह भी निर्धारित कर सकता है कि वो कब जो है चुनाव करवाए। कई बार ये होता है कि जो सत्ताधीश जो पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है, वो अवधि से पहले ही अपने राज्य का चुनाव करवा सकती है। तो राज्य के पास से ये पावर चली जाएगी और चुनाव आयोग को ये पावर मिल जाएगी। तो इसलिए कई विपक्ष के सांसदों ने इसका विरोध किया। उसके बाद में कई लोगों ने कहा कि नहीं, इससे संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा, इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कमज़ोर होंगी, इससे क्षेत्रीय मुद्दे कमज़ोर होंगे। क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र में जो सोयाबीन के किसानों का मुद्दा है, महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का मुद्दा है, महाराष्ट्र में धारावी का मुद्दा है। वैसे ही मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया, वैसे ही हर राज्य के अपने मुद्दे हैं। अगर केंद्रीय चुनाव के साथ एक साथ ही सारे चुनाव होंगे तो मतदाता पर प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर कई लोगों ने इसका विरोध किया कि मतदाता पर प्रभाव पड़ेगा। मतदाता अगर ये चुनाव केंद्रीय मुद्दे पर हो जाएंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे मर जाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दे अगर कमज़ोर होंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां भी कमज़ोर होंगी और इससे लोकतंत्र में जितनी विविधता उतनी अच्छी, लेकिन लोकतंत्र में इससे मोनोपोली की तरफ बढ़ेगी। केंद्रीय पार्टियां जो हैं वो ज़्यादा होंगी और वो उन्हीं के पास होल्ड रहेगा और क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो मोनोपोली की तरफ लोकतंत्र बढ़ेगा। ये सारे बातों के द्वारा इसको अपोज किया गया है। अब इसका समर्थन इस मुद्दे पर किया गया कि अगर ये आता है तो इससे अपने देश को लगभग 3500 करोड़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे संसाधन जो बार बार चुनाव में लगते हैं वो संसाधन बच जाएंगे और एक साथ चुनाव होंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि जो प्राथमिक स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो जो उनको वोटर लिस्ट मिल जाती है, वो जाते हैं देखते हैं कौन मरा, किसकी शादी हुई, कौन बहू आई, उसके आधार पे जो लगातार जो है उनको परिवर्तन करने होते हैं, वो अपने काम से जो दूर हट जाते हैं। ऐसे सीआरपीएफ के लोग, ऐसे ही जो प्रशासनिक अधिकारी के लोग होते हैं वो भी इसमें जो है शामिल होते हैं इस चुनाव की प्रक्रिया में। तो अगर चुनाव एक साथ होंगे तो इनको एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएंगे, तो इनको बार बार परेशान नहीं करना पड़ेगा और ये अपना जिस काम के लिए चुने गए हैं, जिस काम के लिए इनको नौकरियां मिली हैं, वो काम करेंगे। उसके बाद में कई सारे संसाधनों में कहा गया कि संसाधनों का कम व्यय होगा। अब क्या ये संभव है?
हो पाएँ, यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये संभव हो पाएगा या संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ईवीएम की ज़रूरत लगेगी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर संसाधनों की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराना है ना। अब बात ये है कि जब ये सॉरी कई पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। बसपा विपक्ष की पार्टी है, लेकिन बसपा ने इसका समर्थन किया है भाजपा के साथ। बीजू जनता दल बीजेडी ने भी इसका समर्थन किया है। लोजपा ने भी इसका समर्थन किया है। उसका समर्थन जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, इन तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया है। शिवसेना ने बीच का रास्ता चुना है। शिवसेना ने इसका ना समर्थन किया है ना विरोध किया है। अब देखना ये होगा कि ये आता है या नहीं आता है, वो जेपीसी कमेटी पर निर्भर करता है। और अगर आता है तो इसके क्या परिणाम होंगे हम देखेंगे और आपको बताएंगे भी।